हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज़ में अभी तक अपन 2013 से 2019 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं 2020 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। तो दोनों की दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा हैं, इन दोनों की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं देखते हैं। नई नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में नहीं भाई, इसमें ज़्यादा पावर किसको है, राज्यसभा को। संविधान में संशोधन करने के विषय में, ये स्टेटमेंट सही है कि संविधान के संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियाँ दी जाती हैं। सरकार को हटाने के विषय में नहीं, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए सामान्य नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है। आर्टिकल 312 के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बी, ये सही है क्योंकि संविधान में संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। स्टेटमेंट सी गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए उसके द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर वो क्या हो जाता है, हट जाता है, हटाया जा सकता है। डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि कटौती प्रस्ताव, जिसे क्या बोलते हैं भाई, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव का भी उल्लेख संविधान में नहीं है, अपितु संसद द्वारा निर्मित लोकसभा नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सरकार की नीति का विरोध करने का एक साधन है। इसे विपक्ष सरकार द्वारा किसी भी विभाग को उपलब्ध कराए गए धन या मांगों से असहमति व्यक्त करता है। यदि यह प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। अतः स्टेटमेंट ये भी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखते हैं भाई, MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त होती हैं। प्रयुक्त ज़रूर होती हैं, लेकिन इसी के में निर्माण में प्रयुक्त होती हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट तो वैसे सही है कि स्वास्थ्य वगैरह इन सब के लिए होती है। अगला देखते हैं। पहले, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति या जनजाति संख्या को लाभार्थ प्रयुक्त होना चाहिए। ये भी सही है। MPLADS जो है, ये निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। नहीं भाई, ये एक साल के लिए नहीं होती। नेक्स्ट है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 to 4 सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में, ये क्या है। MPLAD जो है, ये केंद्रीय योजना है जिसमें कार्य मुख्य रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि के क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण, विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु सांसदों को सक्षम बनाना है। MPLADS के तहत संसद सदस्यों को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है। MPLADS के तहत आवंटित राशि नॉन लैप्सेबल होती है। लोकसभा सांसदों से इस राशि को अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज प्रोजेक्ट्स में व्यय करने की सिफारिश की जाती है, जबकि राज्यसभा सांसदों द्वारा इस राशि का उपयोग उस क्षेत्र में किया जाता है जहां से वे चुने गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य करने की सिफारिश कर सकता है। अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों में MPLADS पात्रता के कम से कम 15% और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्र के लिए 7.5% की लागत वाले कार्यों के साथ सांसदों द्वारा वार्षिक रूप से सिफारिश की जानी चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान जिला प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए।
कार्यान्वयन एजेंसी के पास पात्र कार्य को गुणात्मक, समय पर और संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की क्षमता होनी चाहिए। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण का अनिवार्य है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये आर्टिकल 17 है। ये किसके अंदर आता है भाई? ये आता है समता के अधिकार के अंदर। पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के समापन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 17 व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, क्योंकि न्यायालय ने अस्पृश्यता शब्द को ऐतिहासिक करार दिया है। जन्मजात कारणों से कुछ लोगों व जातियों को निम्न समझा जाता है। उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 17 के तहत यह व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो भाई न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण व्यादेशित है। किससे भाई? तो ये है भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 50 है, यह कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य का एक दायित्व डालता है, राज्य पर एक दायित्व डालता है ये। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो भाई द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट किस कारण से प्रस्तुत किया जाता है? ये प्रस्तुत किया जाता है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो ये क्या था देखते हैं। FRBM अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जो भारत सरकार के लिए वित्तीय अनुशासन स्थापित करने, सार्वजनिक धन के प्रबंधन में सुधार करने, राजकोषीय विवेक को मजबूत करने और अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। FRBM अधिनियम की विशेषताएं। अधिनियम द्वारा यह अनिवार्य किया गया था कि संसद में सालाना बजट दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित को रखा जाना चाहिए: मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति रणनीतिक वक्तव्य। तो ये था FRBM एक्ट। अब नेक्स्ट है भाई, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? जिसमें जनता को तो स्वतंत्रता मिलती है और जो सरकार होती है उस पर कानून लगाए जाते हैं, मतलब उसको नियमित किया जाता है, यानी सीमित सरकार। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ यही होता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान किसी राष्ट्र की मौलिक विधि होती है जिसमें शासन की विशेषताएं, शासकों के कर्तव्य, शक्तियां और आम जनता के अधिकार इत्यादि वर्णित होते हैं। संविधान वाद्य का आशय है कोई सरकार अपने अधिकार का एक मूलभूत विधि से प्राप्त करती है और विधिक रूप से इसी से सीमा भी निर्धारित होती है, यानी सीमित सरकार जो कि संवैधानिक सरकार की परिभाषा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? तो भाई कौन करता है? उद्देशिका भी करती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी करते हैं और मूल कर्तव्य भी करते हैं, तीनों के तीनों। पढ़ते हैं इसके बारे में। मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा UDHR को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानव जाति के कृत्यों के जवाब में 10 दिसंबर 1948 को नव स्थापित संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। UDHR पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों द्वारा चर्चा की गई और अंततः 1948 में महासभा द्वारा अपनाया गया। हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। घोषणा पत्र 30 अधिकारों और स्वतंत्रताओं को रेखांकित करता है, जिसमें से कुछ निम्न हैं, जैसे अत्याचार से मुक्त होने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार जैसे
जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्याप्त आवास के अधिकार, शरण मांगने का अधिकार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है? तो 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को ऑफकोर्स देती है। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को यस। 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले ओबीसी को नहीं भाई, इतना नहीं देती है ओबीसी को। नेक्स्ट है सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं भाई। तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, पढ़ते हैं इसके बारे में पहले। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा एक मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवा प्राधिकरण है। यह प्रावधान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए इसलिए दिया गया ताकि आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की असक्तता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो सके। वंचित क्षेत्रों के लिए निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेश कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देना। विधिक सेवा देने के लिए मानदंड प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई वाद दाखिल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा यदि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य है। संविधान के आर्टिकल 23 में यथा निर्दिष्ट मानव की तस्करी और बेगार का शिकार है, स्त्री या बालक है, निःशक्त व्यक्ति जिस समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 के खंड N में परिभाषित निःशक्त व्यक्ति है। ओके। अनचाहे अभाव की दशा में अधीन व्यक्ति जैसे आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट का शिकार है, औद्योगिक कर्मकार है, किसी संरक्षण गृह में अभिरक्षा में है, एक विशिष्ट राशि से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। स्टेटमेंट 1 सही है क्योंकि अधिकांश राज्यों के लिए नालसा ने उन व्यक्तियों को शामिल किया है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है। कथन सेकंड सही है क्योंकि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर के लिए नालसा में प्रावधान है। स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि ओबीसी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। स्टेटमेंट 4 गलत है क्योंकि सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क विधिक सेवाएं नहीं हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 39A में यह प्रावधान है कि राज्य वह सुनिश्चित करेगा कि कानून प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक अन्य अक्षमता के कारण कोई भी नागरिक न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों की सरकार में प्रतिनिधित्व हो? नहीं, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी हो और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है? नहीं, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर हटाई नहीं जा सकती। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 74-75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं और आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 राज्यों में सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः स्टेटमेंट बी सही है। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या हैं? राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्यों से चुने जाते हैं, अर्थात कार्यकारी शक्ति विधायिका से आती है। मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति। तो ये स्टेटमेंट किस में आता है भाई? आर्टिकल 75 के अनुसार। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका में से चुनी जाती है। इस प्रकार अध्यक्ष प्रणाली वाली सरकार के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कल्याणकारी राज्य बहुत बार आ चुका, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का प्रावधान है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है ताकि लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को साकार किया जा सके। राज्य का जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना आर्टिकल 38 में होता है। 7वीं अनुसूची ये क्या बोलता है? संविधान के आर्टिकल 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इनमें 3 शक्तियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची उन विषयों का विवरण देती है जिन पर संसद कानून बना सकती है। इस सूची में वर्तमान में लगभग 100 विषय, मूल रूप से 97 विषय हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। जबकि राज्य सूची उन विषयों का विवरण देती है जो राज्य विधानसभाओं के दायरे में आती है। इनमें वर्तमान में लगभग 61 विषय हैं, मूल रूप से 66 विषय हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बाजार, थिएटर, जुआ इत्यादि। समवर्ती सूची ऐसे विषय हैं जिनमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का अधिकार क्षेत्र है। हालांकि संविधान संघर्ष की स्थिति में समवर्ती सूची के मदों में संसद को संघीय सर्वोच्चता प्रदान करता है। इस सूची में वर्तमान में आपराधिक कानून और प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ड्रग्स, समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस और अन्य लगभग 52 विषय शामिल हैं। अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित होती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली जानवर और पक्षियों की सुरक्षा, न्याय का प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों, लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। नहीं भाई, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। नहीं, ये नहीं करता। पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान में आधारभूत ढांचे का उल्लेख नहीं कहीं भी नहीं किया गया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में आधारभूत संरचना का सिद्धांत आया। आधारभूत ढांचे का अभिप्राय संविधान के उन मूल अपृथक भाग से है जो संविधान की आत्मा और उसका सार तत्व है। बुनियादी संरचना का सिद्धांत हालांकि सटीक रूप से परिभाषित नहीं है। न्यायपालिका द्वारा समय समय पर संविधान के ढांचे और संरचना को परिभाषित करने वाले दायरे को स्पष्ट करती है। बुनियादी संरचना की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों जैसे इंदिरा, नेहरू, गांधी, मिनर्वा मिल्स, वामन राव और आई.आर. कोहलो आदि में उजागर किया गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारत में संविधान का मूल सिद्धांत है। यद्यपि न्यायिक समीक्षा के लिए भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यह हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ये बिल्कुल सही बात है, मेरे हिसाब से तो यही आएगा। हाँ भाई, यही आंसर। राज्य के विषय में दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते हैं। मार्क्स का यह मानना है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण करने का साधन है। गांधी जी इसे हिंसा का मूर्त रूप और व्यक्तिक स्वतंत्रता का विरोधी समझते हैं, अतः दोनों राज्यों की सत्ता के उन्मूलन पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चित्रण है? नौकरशाही, तो नौकरशाही का है भाई लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ब्यूरोक्रेट से ही तो काम करते हैं। भारत में नौकरशाही स्थायी कार्यकारी है जो एक लोक नीति को कार्यान्वित करने का कार्य करती है। एक अच्छी नौकरशाही के कुल मूलभूत सिद्धांत राजनीतिक तटस्थता, निर्णय लेने में निष्पक्षता, सहानुभूति और समानता आदि हैं। नौकरशाह निर्वाचित अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानूनों पर विचार करने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सरकार नीति पर कार्य करते हैं। ये सरकार की कार्यकारी शाखा के स्थायी पेशेवर कर्मचारी सदस्य हैं। इन व्यक्तियों को की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों के संचालन में सहायता करना है, हालांकि वे मंत्रालयों को रिपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान के उद्देश्य का, देखो भाई ये संविधान का भाग तो है
किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। कितनी बार आ चुका है ये। देखो भाई, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी। 1973 में केशवानंद भारती मामले में उपरोक्त राय उलट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इस राय को भारत के LIC मामले 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से दोहराया। यह न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका की शक्तियों पर रोक है। यह एक गैर न्यायिक है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की किसी भी अदालत में लागू योग्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़ा गया। नेहरू ने संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू होने से पहले 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य संकल्प पेश किया। संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को भारी संख्या में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भाग 4 में वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे? नहीं भाई, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ऑफ कोर्स इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ऑफ कोर्स DPSP यही तो काम करते हैं। तो भाई देखो, नीति निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्बंधन न होकर शासन के संचालन के लिए मूलभूत और शासन संचालन के आदर्श हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक उस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश और विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो जाए। तो स्टेटमेंट इसमें ना तो 1 सही है ना 2 सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मतदान के लिए उम्र 18 वर्ष, जबकि किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष होना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। सामान्यतः लोकसभा और राज्यसभा से ही संसद सदस्यों के मंत्रिपरिषद पर नियुक्त होती है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्रिपरिषद पर सुशोभित होता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, निर्वाचन से या नामांकन से, नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द कर दिया जाएगा। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 में विभिन्न अपराधों तथा विभिन्न अपराधों के संबंध में योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। किसी व्यक्ति को अपराध और भ्रष्ट आचरण के आधार पर निर्हरता, कोई सदस्य किसी न्यायालय या चुनाव अधिकरण द्वारा निर्वाचन अनियमितताओं या चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध हो गया हो, उसे किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक की कैद सजा दी गई हो, उसे कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के अंदर अपना चुनाव खर्च का विवरण जमा न किया हो, वह सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार और अविश्वसनीयता के कारण पदमुक्त किया गया हो, वह किसी ऐसे निगम या निदेशक का व्यवस्थापक या अभिकर्ता न हो जिसमें सरकार की वित्तीय भागीदारी हो या लाभ का पद धारण किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ऑफ कोर्स कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, 3 सत्रों का प्रावधान 2 का तो होता है ना भाई। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। यस ऑफ कोर्स। पढ़ते हैं इसके बारे में। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है। आर्टिकल 85 में संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए, अतः स्टेटमेंट सेकंड गलत है। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, बजट सत्र फरवरी से मई,
शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर, और भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। बिल्कुल सही है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार ये अपना 2020 का क्वेश्चन पेपर हुआ कंप्लीट। अगला पेपर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।